किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। एक ही माटी दो ही हाथ, मिट्टी जब सोना उगले तो बनती है बात। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे किसान भाई लगे हुए हैं अपनी खेती बाड़ी में, बिल्कुल, है ना? तो क्यों ना हम अपने किसान भाई बहनों को समाचार की ओर ले जाएं, जानकारी देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ICAR पलांडू में उपलब्ध है बैगन और टमाटर के मुरझा रोगरोधी किस्में। सोनहातु प्रखंड के सरमाली गांव में पशु स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन। बैगन में लगने वाले तना एवं फलछेदा कीट के नियंत्रण के लिए लगाएं फेरोमोन ट्रैप। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू रांची ने बैगन और टमाटर फसलों में मुरझा रोग से बचाने के लिए एक नीति तैयार की है। इस नीति के तहत किसानों को बैगन और टमाटर के रोगरोधी किस्मों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वो इन फसलों से ज्यादा लाभ कमा सके। टमाटर की किस्मों में स्वर्ण लालिमा और अर्का आभा देसी किस्म है, जबकि स्वर्ण संपदा संकर किस्म है। बैगन की किस्मों में स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण शालिनी देसी है, जबकि स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण मोहित, स्वर्ण अजय एवं स्वर्ण नीलिमा संकर किस्म। बैगन और टमाटर की ये सभी किस्में मुरझा रोगरोधी है। पिछले दिनों रांची जिला के सोनहातु प्रखंड में बारूहातु पंचायत के अंतर्गत सरमाली गांव में पशु स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रखंड पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं में होने वाली गलाघोटू बीमारी की जानकारी दी गई तथा इलाज के उपाय भी बताए गए। इस दौरान गाँव के करीब 110 पशुओं को गलाघोटू बीमारी से बचाने के लिए टीका दिया गया। सब्जी फसल बैगन में लगने वाले तना एवं फलछेदा कीट के नियंत्रण के लिए किसान पौधों में फूल निकलते ही फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इससे 15 से 20 दिनों पर बदलते रहें। ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। बैगन फसल में यदि तना और फल छेदक कीट लग जाए तो पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। इस कीट के रोकथाम के लिए कीटनाशी दवाइयों के बदले एक नई तकनीक को अपनाने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों, तना एवं फल छेदक जो कीट का बैंगन का जो कीट है, उसके नियंत्रण के लिए आपको समेकित इंटीग्रेटेड जिसको आप कीट प्रबंधन बोलते हैं, उसको करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान भाई इसमें सबसे ज़्यादा स्प्रे करके अपना पैसा और समय दोनों की बर्बादी करते हैं और फसल को नहीं बचा पाते हैं। बैंगन के खेत में फूल आना शुरू हो गया है तो आप फेरोमोन ट्रैप्स लगाइए, जो 10 फेरोमोन ट्रैप्स 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं और 15 से 20 दिन के अंतराल पे आप बदलते रहिए। किसान भाई बरसात के मौसम में मिर्च की खेती से बेहतर उपज पाने के लिए काशी, अनमोल और पूसा ज्वाला नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल हरा फल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान खरीफ मौसम में मिर्च की खेती करना चाह रहे हैं, वो अभी नर्सरी लगा दें। इस फसल से ज्यादा उपज पाने के लिए किसान कुछ खास उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। कि अभी हमारी जो समय है बरसात का, इसमें जैसे मिर्च है, तो मिर्च के लिए जो आपकी है भी सही समय है, आप उसकी नर्सरी डालें। और उसकी जो उन्नत प्रभेद हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो झारखंड कंडीशन में अच्छी होती है, जैसे कि काशी अनमोल 2 हैं, ये बहुत ही अच्छी इसमें परफॉर्मेंस कर रही है। और जैसे पूसा ज्वाला भी है, ये भी अच्छी किस्में हैं। खास करके खरीफ के मौसम में आप इनकी करें और इसकी जो उपज क्षमता है वो भी अच्छी है। करीब 80 से 100 क्विंटल आपकी जो है उसकी ग्रीन उसकी उपज मिल जाती है। और सूखी भी जो आप कहें तो 20 से 25 जो क्विंटल है पर हेक्टेयर जो है इसकी उपज आती है। राज्य के किसान खेतों की तैयारी और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई का काम करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी लगन, मेहनत और जीवटता का उनके इलाके में कोई सानी नहीं है। आइए मिलते हैं उस कामयाब किसान से जो अपनी फसल से बेहतरीन उपज पाने के लिए
जी तोड़ मेहनत के साथ साथ खेती बाड़ी से जुड़े हर छोटे बड़े काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के भाव से संपन्न करते हैं। इतना खेती किए हुए हैं ना, जो 2 एकड़ में जो खेती लगा हुआ है, 1 एकड़ में है बैगन और 1 एकड़ मिर्चा, उसी से अभी हमारा आमदनी बढ़ेगा, आमदनी होगा और उसी से में हम अपना घर का पूरा परिवार का पालन पोषण करते हैं और बच्चे लोग जितने हैं उनका भी पढ़ाई लिखाई इसी के द्वारा करते हैं और इसके साथ में मेरा और कोई अथी नहीं है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1775 रुपये से 2000 रुपये। चावल मध्यम 2050 रुपये से 2400 रुपये। चावल उत्तम 2700 रुपये से 4850 रुपये। गेहूँ 1400 रुपये से 2100 रुपये। चना 3600 रुपये से 4050 रुपये। दाल अरहर 5600 रुपये से 6500 रुपये। दाल मसूर 4550 रुपये से 4900 रुपये। दाल चना 4600 रुपये से 5000 रुपये। सरसों तेल 8500 रुपये से 9500 रुपये। चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये। आलू 750 रुपये से 850 रुपये और प्याज 2050 रुपये से 2450 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। चलिए, कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली। मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। अब आप क्या जानकारी देना चाहते हैं हमारे किसान भाई बहनों को? झुमकी बहन, जानकारी तो हमारे पास ढेर सारा है, लेकिन किसान भाइयों हम आपको जानकारी जरूर देंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल
पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने, आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का, जो भी इधर उधर गए थे सब करीब आ जाइए अपने अपने टीवी सेट के पास। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी की बातें, आपकी खेती की बातें, आपकी फसल की बातें, आपकी अभी जो हम लोग आज क्या जानकारी देने वाले हैं झुमकी बहन? जानकारी भाई बोदी, हाँ, बोदी नहीं, बिल्कुल बोदी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बोदी। किसान भाइयों, ऐसा है कि झारखंड में सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है जी। और उन सब्जियों में से एक खास सब्जी है बोदी। उसकी भी खेती हमारे किसान भाई करते हैं और इसका यहाँ से हमारे राज्य से दूसरे राज्य में इसका निर्यात भी किया जाता है। लेकिन आप इसकी पैदावार अधिक बढ़ा सकते हैं, यानी आप अपने खेतों से अधिक पैदावार कैसे ले सकते हैं। चलिए इसी विषय पर हम आपको किसान भाइयों को जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर RS पांच। आज हम इसी संदर्भ में बातचीत के लिए हार पलांडू परिसर में उपस्थित हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पान जी के साथ। बोदी के खेती की जो तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगे किसान भाई। जी हाँ, सभी यहाँ के किसान भाई जानते हैं जी, बोदी एक मुख्य दलहनी सब्जी फसल है इस क्षेत्र के लिए और किसान भाई इसकी बहुत सफलतापूर्वक खेती करते हैं। तो बोदी के जो खेती के लिए जो ज़मीन होना चाहिए वो हल्की दुबई मिट्टी होना चाहिए, अच्छी जल निकास वाली। तो हमारा झारखंड की जो मिट्टी है ये बोदी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो इसको 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके खेत की तैयारी करना चाहिए और मतलब कैरी में इसको लगाना है। तो बोदी का जो खेती के लिए जब हम जमीन का तैयारी करेंगे, अंतिम जुताई के समय साड़ी ही गोबर की खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से, और यदि कम मात्रा में मिले तो हम केंचुआ खाद का भी 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो रासायनिक खाद है वो करीब 22 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई से पहले हम कैरी में अच्छा तरह से मिला देंगे। और बुआई के लिए जो इसमें 2 प्रकार का किस्म है, जैसे एक झाड़ीदार किस्म है जिसमें सहारा देने का जरूरत नहीं होती है, और एक लतरदार किस्म है। तो झाड़ीदार किस्म के लिए हम बुआई करेंगे, जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो 2 फीट होगी 60 सेंटीमीटर, और जो पौधा से पौधा का दूरी 1 फीट होगी, मतलब 30 सेंटीमीटर। और जो लतरदार किस्म है उसके लिए लाइन से लाइन की दूरी होगी 1 मीटर, करीब 3 फीट 1 मीटर, और पौधा से पौधा की दूरी करीब 2 फीट। तो इस हिसाब से हमको खेती करना है। और 1 हेक्टेयर खेती के लिए करीब जो झाड़ीदार किस्म है उसमें करीब 25 से 30 किलोग्राम बीज का आवश्यकता होता है, और जो लतरदार किस्म उसमें करीब 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा HSCP 44 भी एक उन्नत किस्म है, हमारे ही केंद्र से विकसित हुआ है। और जो बाहर का और किस्म है, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से भी किस्म का विकास हुआ जिसका नाम है काशी श्यामल, और हमारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से भी एक झाड़ीदार किस्म का विकास हुआ था बहुत पहले जिसका नाम है अर्का गरिमा। तो ये सब का भी खेती किसान भाई अच्छा तरह से कर सकते हैं। एक काशी कांचन किस्म भी उन्नत किस्म है जो बाजार में भी जिसका बीज प्राप्त हो जाता है, वो भी हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से विकसित हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा जो लतरदार किस्म है उसमें हमारे इस केंद्र से 3 उन्नत किस्म का विकास हुआ है, जो स्वर्ण सेता जिसका सफ़ेद रंग के गोल फली होते हैं, गोल गुदेदार, और जिसका उपज क्षमता करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। वो करीब 55 दिन में जिसका तुड़ाई शुरू हो जाती है। और इसके अलावा और एक उन्नत किस्म है जिसका नाम है स्वर्ण हरिता, जिसका फलियाँ बहुत ही लंबे हैं, जो करीब
2 फीट से ज़्यादा है और गोल गुदेदार है, वो बाज़ार में भी जिसका बहुत मांग है। तो इसका भी खेती जिसका उपज क्षमता करीब 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से, ये दोनों उन्नत किस्म का खेती किसान भाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, हमारा जो स्वर्ण मुकुट झाड़ीदार किस्म है, ये स्वर्ण आपका श्वेता है, स्वर्ण हरिता है और एक स्वर्ण सुफला भी, वो भी सफ़ेद रंग की फली होती है। ये सब का बीज हमारे इस केंद्र से प्राप्त करके किसान भाई सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। जो प्रमुख बीमारी इस वर्षा के ऋतु में ज़्यादा हो जाती है वो है एंथ्रेक्नोज बीमारी, जिसके चलते पत्तियों के फले पर काले पीले धब्बे पड़ जाता है, पत्तियाँ सूख कर मर जाती है। तो इसके लिए हमारा जो नियंत्रण विधि होगा, जो स्वस्थ पौधा से बीज संग्रह करना और बीज बुआई से पहले उसको उपचार करके ही किसान भाई बुआई करे। और बुआई के समय ध्यान में रखे थोड़ा हल्का ऊंचाई वाले रीज पर ही या उसका किनारे किनारे बीज का बुआई करे। तो उपचार करने के लिए जो आपका बेबिस्टिन दवा 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करके ही बुआई करें। और खाड़ी फसल में जैसे कवच या डाइथेनियम 45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करने से नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा एक मोजाइक बीमारी होता है जो वायरस बीमारी, उसके चलते पत्ती सिकुड़ जाते हैं, उसमें हरे पीले धब्बे पड़ते हैं, फलियां नहीं बनती है, पौधा छोटे रह जाते हैं। तो उसके लिए उसको देखते ही उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। और ये इसका जो वाहक कीड़ा है, जो लाही कीड़ा, उसको नियंत्रण करने से ये रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए जो रोगर दवा है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए यह है कि यहाँ झारखंड में विपणन की जो व्यवस्था है, उस विपणन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे ताकि किसान ज़्यादा इसका लाभ ले पाएँ। जी हाँ, जैसे विपणन के बारे में मेरे को एक ही बात कहना है, किसान भाई अभी जान भी चुके हैं। मतलब जब हम बाज़ार में ले जाएंगे तो हमारा ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम उसको अच्छा तरह से छँटाई करके जो अच्छा वाला फली है उसको हम 1 किलो या आधा किलो बंडल बांध के ले जाए। और यदि हमको जो खराब है या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है उसको भी बेचना है तो उसको हम अलग से ले जाए, उसको हम थोड़ा कम दाम में बेचें। तो हम अच्छा से सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके उसको श्रेणीकरण करके हम उसको बेचेंगे तो मुझे अच्छा दाम मिलेगा, क्योंकि हर तरह का मतलब उपभोक्ता है खरीदने के लिए। तो कम दाम वाला भी आदमी है और फिर जो हम अच्छा तरह से उसको पसारेंगे बाज़ार में तो हमारा बीज मतलब पैसा भी अच्छा मिलेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए किसान भाइयों, आपको जानकारी मिल गई कि बोदी की खेती हम कैसे करें, यानी बोदी की खेती में कीट प्रबंधन कैसे करें, कौन से उन्नत प्रभेद लगाएं ताकि आपकी जो फसल है वो अधिक से अधिक हो सके। लेकिन एक और जानकारी हमारे पास है झुटकी बहन, और वो जानकारी है बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। अच्छा, छुआ मकई है ना? बिल्कुल। और बेबी कॉर्न की जो मांग है वो बाजार में काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में अगर किसान भाई आप बेबी कॉर्न की खेती करते हैं तो आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो सकता है। जी हाँ, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं नंदलाल कुमार जी। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि बेबी कॉर्न क्या है, और इस बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं केजीबी के रुक्का में, और हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हैं नंदलाल जी। किसान भाइयों को बताइए कि बेबी कॉर्न क्या होता है और इसकी लगाने के जो उचित समय है वो क्या? सबसे पहले मैं मक्का बेबी कॉर्न के बारे में बताना चाहूँगा। बेबी कॉर्न जैसे आप लोग मक्का जानते हैं, ये मक्का का ही एक प्रजाति है, लेकिन इसे हम बेबी कॉर्न इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसे हम छोटे में ही तोड़ लेते हैं। इसको हम अगर साधारण भाषा में बोलें तो इसको बच्चा मक्का भी बोल सकते हैं, बच्चा मक्का भी बोल सकते हैं। तो इसका लगाने का जो तरीका है, लगाने का जो समय है, अगर हम बात करें तो जैसे हम जनरली लगाते हैं क्या, बरसात के दिनों में ही मक्का की खेती करते हैं। लेकिन अगर बेबी कॉर्न का बात करें तो इसे हम सालों भर लगा सकते हैं, सालों भर लगा के अच्छा रिटर्न, अच्छा उत्पादन कर लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, इसमें लगाने का तरीका जैसे आप पूछ रहे थे, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। लगाने के लिए सबसे पहले क्या है, जैसे हम खेत की तैयारी करते हैं साधारण मक्का के लिए, इसकी भी तैयारी वैसे ही करें। इसमें सबसे पहले जो किस्म है उसका अच्छे किस्म की चुनाव करें। अच्छे किस्म के लिए इसका अच्छा किस्म आता है आपका सिंजेंटा, एक है कंपनी, उसका बीज आता है, उसका G5414 वैरायटी का नाम है। मैं एक बार किसान भाई को फिर रिपीट करना चाहूँगा, उस वैरायटी का नाम है G5414, ये सिंजेंटा वैरायटी है, सिंजेंटा की वैरायटी है।
अगर हम इसमें एक बार जब बीज की खरीदारी कर लें, फिर खेत की तैयारी करें। खेत तैयार करने के लिए क्या है, 2 से 3 जुताई कर लें। प्रति एकड़ अगर हम खाद की मात्रा का बात करें तो खाद की मात्रा में हम 4 से 5 टन सड़ी हुई गोबर का खाद इस्तेमाल करें। यूरिया की बात जहाँ तक बात है, वो 50 किलो प्रति एकड़ यूरिया का खर्च इसमें होता है। DAP लगभग 100 किलो प्रति एकड़ जाता है और पोटास लगभग 25 किलो जाता है। तो सबसे पहले मैं किसान भाई को बोलना चाहूँगा कि जब भी हम जो खाद का मात्रा का हम डाल रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ध्यान दें कि कोई भी खेती करने के लिए, या मक्का का हो चाहे भी कोई भी खेती का करना हो, उसमें सबसे जो खास बात ध्यान देने का है वो है दूरी का, एक निश्चित दूरी किसी फसल के लिए। तो बेबीकॉर्न का निश्चित दूरी है आपका एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 2 फीट मतलब 60 सेंटीमीटर, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इस दूरी में अगर हम पौधों का बिचड़ों का रोपण करते हैं, बीजों का रोपण करते हैं, तो प्रति एकड़ हम देखेंगे तो पौधों की संख्या लगभग 66,666 होता है। लेकिन देखा गया है क्या, इसमें कुछ प्रतिशत मोर्टेलिटी होती है। तो अगर हम बात करें तो इसमें लगभग हम 50,000 पौधे बचा सकते हैं। अगर मोर्टेलिटी के बाद का बात करें तो एक पौधे से लगभग 2 बेबीकॉर्न निकलता है, 2 से 3 निकलता है। अगर हम उसको मुनाफा के दृष्टिकोण से देखें तो सिर्फ 2 पकड़ कर भी चलें तो एकड़ में लगभग 50,000 पौधे आते हैं। 50,000 पौधे में एक 2 कोब आए, मतलब 1 लाख बेबीकॉर्न प्रति एकड़ हम निकाल सकते हैं। लेकिन किसान भाई थोड़ा सा बात का ध्यान दें कि बेबीकॉर्न का अगर हम बाजार में लेके बिक्री करें तो वो मक्का के जैसे बिक्री नहीं होता है, उसको छील कर तब बेचा जाता है। तो अगर छीलने का बात करें तो 100 बेबीकॉर्न को अगर हम पील करें, बच्चा मक्के को अगर छीलें तो छीलने से वो 1 किलो के बराबर होता है। तो अगर हम 1 लाख पौधा 1 लाख बेबीकॉर्न निकाल रहे हैं, उसमें से अगर हम 100 प्रति किलो के हिसाब से 100 छीलते हैं तो 1 एकड़ में हम लगभग 1000 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से निकाल सकते हैं। इसके बाद आप जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई कि आपने कहा कि इसकी खेती सालों भर कर सकते हैं, तो जब वो गर्मी में लगाएंगे तो इसकी सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि झारखंड प्रदेश में अगर देखा जाए तो वर्षा पे ही निर्भर होती है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई सिंचाई की व्यवस्था कैसे बिल्कुल आपका क्वेश्चन। इसमें हम एक बात किसान भाइयों को बोलना चाहेंगे कि मक्के की खेती के लिए हम लोग साधारणतः बरसात में इसीलिए करते हैं ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पानी अच्छा खासा खाद पानी खाने वाला फसल है ये। तो इसमें एक बात का ध्यान दें, अगर हम अभी सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें एक आपका ड्रिप इरिगेशन बोल के योजना चल रहा है, जिसको हम लोग टपक बूंद सिंचाई प्रणाली भी बोलते हैं। उसमें सरकार की ओर से 90% अनुदान के हिसाब से किसान भाइयों को वो उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर हमारे खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ हो तो हम सालों भर बेबीकॉर्न का खेती अच्छा से कर सकते हैं, कम पानी में। बरसात में तो ऐसे सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन की सुविधा हो तो हम उसमें आराम से काम कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ और मैं किसान भाइयों को बतलाना चाहूँगा, जैसे हम लोग तभी देख रहे थे खाद की मात्रा, तो इसमें रोग वगैरह की भी माने ये होती है, तो मैं थोड़ा सा और विस्तार से बतलाना चाहूँगा। इसका बेबीकॉर्न को एक बार लगाने के बाद ठीक 20 से 25 दिन के बाद उसको मिट्टी की कोड़ाई करनी पड़ती है। मिट्टी कोड़ाई करने के बाद यूरिया की जो मात्रा है वो लगाते समय हम यूरिया की मात्रा का उपयोग नहीं करते हैं। हम मिट्टी चढ़ाने समय 20 से 25 दिन के बाद यूरिया का 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल के उसमें मिट्टी चढ़ाते हैं और सिंचाई करते हैं। जैसा मक्के में देखा गया है, बरसात के दिनों में जनरली बहुत सारे कीट पतंग का हमला होता है, तो इसमें जो कीट पतंग का हमला है उससे बचने के लिए हमें 2 से 2.5 किलोग्राम फोरेट 3G जो आता है, फ्यूराडोन के नाम से भी है, उसका हम इस्तेमाल करके उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो गर्मी में लगाएंगे और जो बरसात में लगाएंगे, दोनों के जो बीज का प्रभेद होगा वो कौन कौन सा होगा? दोनों के बीज का प्रभेद अगर मैं बतलाऊं तो बीज दोनों एक ही प्रभेद में कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ तक आती है, मैंने जैसे शुरू में बतलाया था कि सालों भर खेती कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने थोड़ा सा दिक्कत आता है। वो महीने कौन कौन से थोड़ा सा हम जान लें तो अच्छा होगा। वो आपका नवंबर और दिसंबर महीने में थोड़ी दिक्कत आती है, और एक आपका जुलाई अगस्त में दिक्कत आता है। जुलाई अगस्त में क्यों दिक्कत आता है, उस समय होता क्या है कि खेत में पानी जमा हुआ रहता है। अगर बारिश हो रही हो, पानी जमा है, तो बारिश होने से हम खेत की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। खेत की तैयारी नहीं कर पाने से वहाँ पर हमको एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और दूसरा दिक्कत है ठंडा के दिन में, जैसे मैंने बताया कि नवंबर दिसंबर में उस समय काफ़ी ठंड पड़ती है, और जनरली देखा गया है क्या, किसी भी बीज का जर्मिनेशन के लिए, अंकुरन के लिए एक निश्चित तापमान की ज़रूरत होती है। तो उस समय चूँकि तापमान 15 से 20 डिग्री के आसपास जाता है, और बेबीकॉर्न के बीज का अंकुरन के लिए तापमान लगभग 30 से 35 डिग्री चाहिए, तो जर्मिनेशन में वो थोड़ा सा लेट होता है। इसीलिए देखा गया है क्या, जब ठंडा के दिन में हम खेती करें बेबीकॉर्न का, तो उसका जो समय होगा वो 3 महीने तक चला जाता है, 90 दिनों तक चला जाता है, किसी में 95 दिनों तक चला जाता है। लेकिन इसका जनरल जो अगर हम पूरा इसका बात करें, लाइफ साइकिल का बात करें, पूरा जीवन चक्र का बात करें, तो ये 75 से 80 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है।
मतलब 75 से 80 दिन में किसान आराम से उससे मुनाफा कमा सकते। ये सब तो बेबी कॉर्न की बातें हो गई डॉक्टर साहब। आप बताइए कि जब झारखंड के परिवेश में अगर हमारे किसान भाई देखते हैं तो इसका खेती करने से उनको कितना फायदा होगा? झारखंड का परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, चूँकि KGVK में जहाँ तक अभी काम हो रहा है, पिछले 10 सालों से हमने यहाँ पर काम स्टार्ट किया हुआ है बेबी कॉर्न को लेकर के। तो झारखंड के परिदृश्य में अगर हम जो जलवायु के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बेबी कॉर्न के लिए और स्वीट कॉर्न के लिए, मक्के के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। किसान भाई इसका अच्छा लाभ उठा सकते हैं। जलवायु बहुत अच्छी है, अगर कुल मिला के बात करें तो यहाँ की जलवायु अच्छी है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि नंदलाल जी ने बताया कि अगर बेबी कॉर्न की आप खेती करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। ये जानकारी भी हमने किसान भाइयों को दिलवा दी, लेकिन किसान भाइयों अब हमारे जाने का वक्त तो हो चला है, लेकिन जाते जाते हम आपको कुछ और जो जानकारी है जो IMD पुणे से आती है वो देना चाहते हैं हमारे गंद्र भाई, तो फटाफट ले भी लीजिए ये जानकारी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आज आसमान में बादल रहेंगे, करीब 18 मिलीलीटर वर्षा होने की संभावना है। हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। इस समय टाड़ खेत में मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली, मूंग, धान और सोयाबीन की बुआई के 20 दिन बाद निकाई गुड़ाई का काम करें। जो किसान इस समय मकई की बुआई करना चाहते हैं वो मध्यम अवधि किस्म का चुनाव हरा भुट्टा के लिए करें। नए फल का पौधा लगाना हो तो विश्वसनीय नर्सरी से पौधा लाएं, अनुशंसित मात्रा में खाद डालकर पौधा लगा दें और जल जमाव न होने दें। चलिए, IMD पुणे से प्राप्त जो छोटी मोटी जानकारी थी, लेकिन खास जानकारी थी, वो आपको मिल गई। और अब किसान भाइयों, हमारा समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम आपको अपना पता बताएंगे। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।